और ये सिर्फ कुछ अधिकार नहीं है, ये हमारे पूरे लोकतंत्र की नींव है। देखिए, खुद संविधान के निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 के बारे में कहा था कि ये संविधान की आत्मा और उसका दिल है। सोचिए, ये कितनी बड़ी बात है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस एक आर्टिकल में ऐसी क्या खास बात है जो इसे बाकी सभी अधिकारों का गार्डियन या कहें कि रक्षक बना देती है। क्योंकि देखिए, अधिकार तो बस कागज पर रह जाएंगे अगर उन्हें लागू करवाने का कोई मजबूत तरीका ही ना हो, है ना। तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं, और यहीं पर सामने आता है हमारा हीरो, आर्टिकल 32 यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आप इसे एक ऐसी मास्टर की समझ सकते हैं जो बाकी सभी अधिकारों के दरवाजे खोलती है। देखिए, आर्टिकल 32 के बारे में सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये खुद एक फंडामेंटल राइट है। ये कोई आम कानूनी प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक पक्की गारंटी है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी के भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो इंसान सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। तो इसका निचोड़ ये है कि संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को एक बहुत ही खास और बड़ी जिम्मेदारी दी है, हमारे फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्टर और गारंटर बनने की। ये बहुत बड़ी पावर है। तो सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ये सुरक्षा पक्की कैसे करता है? उसके पास कुछ खास टूल्स या उपकरण हैं। इन्हें हम रिट कहते हैं। चलिए एक एक करके इन शक्तिशाली उपकरणों को समझते हैं कि ये क्या हैं और कैसे काम करते हैं। पहला और शायद सबसे जरूरी टूल है हेबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका सीधा मतलब है शरीर को हमारे सामने पेश करो। मान लीजिए किसी को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में ले लिया गया है, तो कोर्ट ये रिट जारी करके आदेश देता है कि उस व्यक्ति को तुरंत कोर्ट में पेश किया जाए। फिर कोर्ट ये तय करता है कि हिरासत कानूनी है या नहीं। ये व्यक्तिगत आज़ादी का सबसे बड़ा कवच है। अगला है मैंडेमस, जिसका मतलब है हम आदेश देते हैं। सोचिए, अगर कोई सरकारी अधिकारी या कोई संस्था अपना वो काम नहीं कर रही जो उसे कानूनन करना चाहिए, तो कोर्ट इस रिट के जरिए उसे अपना काम करने का सीधा आदेश दे सकती है। ये पक्का करता है कि सरकारी मशीनरी सही ढंग से चले। फिर आता है प्रोहिबिशन। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसका मतलब है मना करना। अगर कोई निचली अदालत अपने दायरे से बाहर जाकर किसी केस की सुनवाई कर रही है, तो ऊपर की अदालत इस रिट के जरिए उसे वहीं रोक सकती है। ये एक तरह से प्रॉब्लम को होने से पहले ही रोकने जैसा है। अब है सरशुरारी, जिसका मतलब है प्रमाणित होना। ये प्रोहिबिशन से एक कदम आगे है। ये तब इस्तेमाल होता है जब निचली अदालत अपना फैसला सुना चुकी हो। अगर उस फैसले में कोई बड़ी कानूनी गड़बड़ी है, तो ऊंची अदालत उस फैसले को रद्द कर सकती है और केस को अपने पास मंगवा सकती है। और हमारा आखिरी टूल है क्वो वारंटो, जिसका मतलब है किस अधिकार से। अगर कोई इंसान किसी ऐसे सरकारी पद पर बैठा है जिसके लिए वो कानूनी तौर पर योग्य नहीं है, तो कोर्ट इस रिट से पूछ सकती है कि भाई, आप किस अधिकार से इस कुर्सी पर बैठे हैं। ये सरकारी पदों पर नाजायज कब्जे को रोकता है। पर रुकिए, कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। हमारे संविधान में एक बहुत ही दिलचस्प तनाव भी है। एक तरफ है एक व्यक्ति के अधिकार और दूसरी तरफ है पूरे समाज के बड़े लक्ष्य और भलाई। और ये स्लाइड इस टकराव को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। देखिए, एक तरफ है पार्ट 3 के मौलिक अधिकार, जो व्यक्ति पर फोकस करते हैं और जिन्हें कोर्ट में लागू करवाया जा सकता है। और दूसरी तरफ है पार्ट 4 के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो पूरे समाज पर फोकस करते हैं, पर ये सिर्फ सरकार के लिए गाइडलाइंस है, इन्हें कोर्ट में लागू नहीं करवाया जा सकता। तो फिर सवाल ये उठता है कि जब इन दोनों में टकराव हो तो क्या होता है? तो इसका हल है डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। ये एक बड़ा फैंसी नाम लग रहा है, पर इसका मतलब सीधा सा है। हमारी अदालतें कोशिश करती हैं कि दोनों के बीच एक बैलेंस, एक सामंजस्य बनाया जाए। ये माना जाता है कि दोनों हिस्से एक दूसरे के दुश्मन नहीं, बल्कि पूरक हैं, और उन्हें ऐसे समझा जाना चाहिए कि दोनों का मकसद पूरा हो। चलिए इस बैलेंसिंग एक्ट को एक असल कहानी से समझते हैं। कहानी है संपत्ति के अधिकार की। ये इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक परफेक्ट केस स्टडी है। तो देखिए, हुआ ये कि जब संविधान बना तो संपत्ति का अधिकार एक फंडामेंटल राइट था, लेकिन फिर सरकार ने जमींदारी खत्म करने और जमीन के समान बंटवारे जैसे सामाजिक लक्ष्यों पर काम करना शुरू किया। अब ये अधिकार इन सुधारों के रास्ते में एक बड़ी रुकावट बन गया। सालों तक कोर्ट और संसद में बहस चली और आखिरकार 1978 में 44वें संशोधन के जरिए इसे फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से हटा दिया गया और एक कानूनी अधिकार बना दिया गया।
ये दिखाता है कि कैसे समाज के बड़े लक्ष्यों के लिए एक व्यक्तिगत अधिकार को बदला गया है। और ये हमें एक बहुत जरूरी बात बताता है कि हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये एक जिंदा, सांस लेता हुआ दस्तावेज है जो वक्त के साथ बदलता है, विकसित होता है। आइए देखते हैं कि आज की दुनिया में इसके क्या मायने हैं। इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल है आर्टिकल 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अब इसका मतलब सिर्फ जिंदा रहना नहीं है। हमारी अदालतों ने समय के साथ इसकी व्याख्या को बहुत बहुत ज्यादा बड़ा बना दिया है। आप जानते हैं, आज आर्टिकल 21 के अंदर ही राइट टू प्राइवेसी यानी निजता का अधिकार भी आता है। अपनी पसंद के इंसान से शादी करने का अधिकार भी इसी में है। यहाँ तक कि इंटरनेट तक पहुंच का अधिकार और एक साफ सुथरे पर्यावरण का अधिकार भी अब इसका हिस्सा माना जाता है। ये सब अदालती फैसलों से हुआ है, जो साबित करता है कि हमारा संविधान हमारी बदलती दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है। तो अंत में एक बात तो साफ है, संविधान हमें अपने अधिकारों की रक्षा के लिए बहुत शक्तिशाली उपकरण देता है। लेकिन एक सवाल हम सबके लिए है, एक नागरिक के तौर पर हम अपनी और दूसरों की आज़ादी की रक्षा के लिए इन उपकरणों का इस्तेमाल कैसे करेंगे?